दूसरे की गाड़ियों में जो है वो इंजन ऑयल कम हो रहा है, इसमें कूलेंट कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आजकल जो कंटामिनेशन चल रही है ना, ये इंजन तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं झेल पाएगा उसको। तो वो मेन चीज थी जिस वजह से गाड़ी ली गई थी। एसी की दिक्कत आपको तो पता ही है, वर्टस स्लाविया इन सब में थी ऑलरेडी। तो हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो की शुरुआत इस वजह से ऐसे हुई है क्योंकि ये अपने दोस्त की वर्टस है, 51,000 किलोमीटर चली हुई, 3.5 ईयर्स पुरानी। और इसका लॉन्ग टर्म वीडियो बनाने से पहले इसकी बैटरी चेंज करवा लेते हैं क्योंकि इसकी बैटरी अभी अभी जो है वो डाउन पड़ गई। इन अ सेंस कि अच्छा हुआ चल गई है जंप स्टार्ट होने के बाद, और अभी तक तो चल रही है, जाम में हम लोग फंसे हैं। लेकिन सबसे पहले बैटरी चेंज करवाएंगे, उससे ये होगा कि आपको बैटरी कॉस्ट भी पता लग जाएगी कि शोरूम में, डीलरशिप में कैसी होती है। और मैं उनसे पूछ के ये भी बताऊंगा आपको कि फोक्सवैगन स्कोडा अगर आपने ली तो आपको बैटरी डीलरशिप से ही क्यों लगवानी है। वो कहते हैं कोई भी चीज अगर आप इंजन बे के अंदर बाहर से काम करवाओगे, बैटरी इंक्लूडेड, तो पूरी गाड़ी की या इंजन बे की वारंटी वॉइड हो जाएगी। बैटरी लगाने के बाद शायद ये लोग कोई अपडेट भी देते हैं गाड़ी को, क्या करते हैं वो सारी चीजें भी आ जाएंगी और बैटरी कॉस्ट भी आ जाएगी ऑब्वियसली शोरूम की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुरेश, आप देख रहे हैं ड्राइव ड्राइव, एंड लेट्स सी कि किस तरीके से हमारी जो है वो फोक्सवैगन वर्टिस 51,000 किलोमीटर चली हुई, ओवरऑल बैटरी चेंज हुई, इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है, किस तरीके की कॉस्ट आती है, सर्विस कॉस्ट, और 51,000 किलोमीटर के बाद क्या क्या चीजें इसमें दिक्कत आई है, क्या क्या नहीं आई है। आया है बिल हमारा 13,900, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इस तरीके का जो है फोक्सवैगन में होता है। पहले ही मैंने देखा है कि बिल कुछ आता है, अगर आप अच्छे से बात करो तो वो क्या करते हैं कि बिल कम कर देते हैं। तो क्या हुआ कि कल जब मैंने फोन करके पूछा था, पहले ही पूछ लिया था, तो उन्होंने बोला था 11,000 प्लस कुछ टैक्स वैक्स आएगा। लेकिन वही चीज है कि जब मैंने इनको बोला कि मैं 11,000 रुपये हम लोग कैश लेके आए हैं, उससे ज्यादा तो पैसे हैं ही नहीं हमारे पास, थोड़े से और ऊपर हो सकते हैं, तो पहले 11,500 बोला, उसके बाद 11,000 में डन हो गया। तो 13,900 रुपये जो है वो बिल में लिखा है, 11,000 में डन हो गया। और दूसरी चीज विच इज कि मैंने पूछा एंड प्रॉपर बैटरी के बाद जो है लगभग 15 मिनट के आसपास लगे कुछ कोडिंग वगैरह होने के, तो बैटरी यहीं से लगवानी पड़ती है, ये दिक्कत है। और बाहर जो बैटरी है वो मैं पुरानी वाली बैटरी ले गया, लगभग 1,500 रुपये की बिकी, तो 11,000 माइनस 1,500 रुपये विच इज अराउंड 9,500 का ओवरऑल हिसाब किताब आया। तो अब इस पर्टिकुलर डिटेल से स्टार्ट करेंगे ओनरशिप रिव्यू, तो आपको ओवरऑल और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो हो गई है गाड़ी की बैटरी चेंज। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिस वजह से ये गाड़ी ली गई, उस पर्टिकुलर मतलब ओवरऑल सिनेरियो पे 51,000 किलोमीटर चलने के बाद ये गाड़ी फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, उसके साथ साथ जो भी जो है वो मेंटेनेंस और कॉस्ट इस तरीके से आई है इस गाड़ी में अभी तक लगी हैं, वो सारी चीजें कवर कर लेंगे इस वीडियो में। मैं इसी गाड़ी का लगभग 26-27 किलोमीटर के बाद जो अपडेट है वो ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ। मैक्सिमम मैंने वर्टस और स्लाविया की जो है वो अच्छाइयां बुराइयां भी उसी वीडियो में बना दी, मतलब वो प्रोज एंड कॉन्स वाला प्रॉपर रिव्यू टाइप का वीडियो था। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 51,000 किलोमीटर के बाद क्या चीजें दिक्कत आई और क्या चीजें अभी भी ठीक चल रही हैं, वो सारी चीजें जब मैं समझाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसी है। तो सबसे पहली चीज विच इज कि जिस वजह से गाड़ी ली गई थी वो पर्टिकुलर चीज इसने सॉल्व करी है नहीं करी है, ऑलमोस्ट 100% करी है। तो सबसे पहली चीज ये थी, एक तो सेडान चाहिए थी मेरे दोस्त को, क्योंकि जो है वो इन द सीज ऑफ एसयूवीज ये थोड़ी गाड़ी अलग रखती है। दूसरी चीज ये कि इस गाड़ी में जो है वो आप सेडान होने के बावजूद ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं कितना अच्छा खासा है। तो अगर आप जो है लोएस्ट देखेंगे तो वो है लगभग 179-180 मिलीमीटर ओवरऑल। तो ये गाड़ी जो है वो अच्छा खासा मतलब पहाड़ वहाड़ भी गई है, और कह लीजिए कि जब तक बहुत ही खराब ऑफ रोडिंग नहीं होती है तब तक इसकी आगे की लिप भी टच नहीं होती है। हाँ, ये बात है कि अगर आप बहुत जगह से एकदम कुदा दोगे तो आगे की लिप हल्की सी टच होती है, लेकिन पीछे देखो ये इतनी ऊंची है कि कभी कभी जो है वो इस तरीके के जो फुटपाथ्स होते हैं ना, बैक करने में थोड़ा सा चढ़ भी जाती है, तब भी ये चीज इसमें छूती नहीं है इस गाड़ी में। ये चीज बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज कि मैक्सिमम ये गाड़ी जो है वो ट्रिप्स पे जाती है। अभी भी देख लो आप, 3.5 साल में 51,000, इसका मतलब ये बहुत हाईवे से बहुत चली है। और उसमें इसका जो सस्पेंशन है 4 लोगों के बैठने के बाद वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसकी सीटिंग बनी भी नहीं है 5 लोगों के लिए, तो उसके लिए आप बॉदर भी मत होना, 4 लोग प्लस एक बच्चा बैठ जाएगा। और इवन पीछे भी जो है वो जब बड़े लोग भी बैठे, एल्डरली लोग भी बैठे, तब ओवरऑल ये हिसाब किताब हुआ कि ये पीछे से बाउंस नहीं करती। आप देखो पहले से ही सस्पेंशन काफी उठा हुआ है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि सेडान में आपको इतना ज्यादा व्हील ट्रैवल मिल जाता है। और सबसे मेन चीज, 100 इवन 120 130 की स्पीड भी इसमें पता ही नहीं लगती है, नॉट इवन टू द ड्राइवर, नॉट टू एनीवन। मतलब पैसेंजर्स बहुत बार ऐसा बोल चुके हैं कि 200-300 किलोमीटर हमें पता ही नहीं लगे कब पहुंच गए। ठीक है, तो वो मेन चीज थी जिस वजह से गाड़ी ली गई थी, और ये सारे पैरामीटर्स पे अभी तक ये बहुत ही सही हुई है। बस एक चीज जो है मेरे को लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आपको बताना था, विच इज कि इसका जो बैकरेस्ट है ना, वो इसकी कॉम्पिटिशन जितना मतलब रिक्लाइन उतना नहीं है, अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज एक और
कि जब मैं हम लोग भी जो है लॉन्ग ट्रिप से गए हैं, इसमें लगभग जैसलमेर भी गए थे, 12-12 घंटे गाड़ी चली थी। लेकिन जब मैं पीछे बैठ के, आदमी अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे सोना चाहता है ना, तो उसको रिक्लाइन के लिए या फिर ऐसे होके सोना पड़ेगा, और या फिर जो है वो आप अगर पीछे ऐसा अपना सर लगाओगे तो पीछे वाला जो हेडरेस्ट है हल्का सा पुश फॉरवर्ड करता है, तो मतलब आप सोने के बाद जब उठोगे ना तो पर ऐसे उठोगे, इन सेंस कि आप ऐसे नहीं सो सकते पीछे मुंह करके, लेकिन हल्का सा जो है और ऑटोमेटिकली आपकी गर्दन आगे आ जाएगी। वो थोड़ी चीज है, इसका रिक्लाइन एंगल मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन हाँ, 200-300 किलोमीटर के लिए इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है, क्योंकि इस तरीके से सीट ऐसे ऊपर जा रही है, वो सारी चीजें ठीक है अपनी जगह। और नी रूम तो आप देख ही सकते हो मेरे ड्राइविंग पोजीशन के पीछे, इवन हेडरूम भी इसमें काफी ज्यादा है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन कॉम्पिटिशन। और एक और चीज पीछे वाली सीटों के लिए, कि पीछे वाले ये जो वेंट्स हैं, इससे एसी की हवा काफी देर में पहुंचती है। एसी की दिक्कत आपको तो पता ही है, वर्टस लाविया इन सब में थी ऑलरेडी, लेकिन वो दिक्कत आगे उतनी फील नहीं होती है। पीछे जब हमारे एल्डर्स जो है वो कभी कभी बैठ के गए तो उन्होंने बोला कि हाँ यार काफी देर लग रही है पीछे कूलिंग होने में, तब हमें 1920 करना पड़ता था ऑटोमेटिक एसी पे, तब जाके पीछे कहीं हवा आती थी। तो वो भी एक चीज है। लेकिन फ्रंट पैसेंजर्स को एसी की एज सच कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली आफ्टर एक बार एसी का इसका अपग्रेड आया था उसके बाद। इस तरीके की कोई भी गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आप कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्कशन में देख लेना। एक चीज बहुत ही बढ़िया इसकी मुझे पॉइंट आउट करनी है, विच इज इसका जो टर्निंग रेडियस है, इतने बड़े व्हील बेस होने के बावजूद वो बहुत छोटा है। तो मतलब अगर आप इसको ये सोच रहे हो ना कि लंबी गाड़ी है, मुड़ने उड़ने में जो है वो उतना ज्यादा लंबा ऐसे टर्निंग रेडियस करेगी, उसकी कोई चिंता मत करो। पार्क वार्क ये गाड़ी जो है, अगर आप मतलब ऑब्वियसली चलाना जानते हो गाड़ी, तो ये आराम से हो जाती है। रियर कैमरा, ओवरऑल 60 डिग्री कैमरा, ये सब चीजें इसमें आना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ फेसलिफ्ट में भी नहीं आया, तो मुझे उम्मीद नहीं है इसके फेसलिफ्ट में आने की। जो मुझे उम्मीद है वो ये है कि इसकी जो शहर की एफिशिएंसी है, विच इज अराउंड वही 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर, वो बढ़ जाएगी जब इसमें जो फेसलिफ्ट है उसमें 1 लीटर के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक आएगा। ये भी चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आप 100 पे 4 लोगों के हिसाब से चलाओगे तो लगभग ये 1 लीटर ऑटोमेटिक जो है वो हाईवेज पे अराउंड 16.5 के आसपास, 16.5 के आसपास आपको जो है वो टैंक टू टैंक एवरेज देगी। मैंने इसको 110 115 पे भी जो है वो लगातार क्रूज किया है, उस टाइम इसने 15.4 का के आसपास दिया था टैंक टू टैंक। और इसका जो मीटर भी है ना, वो मतलब काफी क्लोज है। लेट से मीटर पे अगर 16 दिखा रहा है तो 15.5 की टैंक टू टैंक एवरेज आता है। तो दैट्स अ गुड थिंग। मेन चीज ये है अभी इस वीडियो की कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आई और जो है किस तरीके से वो सॉल्व हुई, और क्या क्या ऑब्वियसली जो है वो इसमें ओवरऑल कोएक्स हैं जो थोड़ा सा जो है आपको परेशान करते हैं, और किस तरीके की मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस कॉस्ट सुन लेते हैं। आपको जो है वो अगर इन सब का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं वैक 2.0 की, उनके साथ आप सर्विस पैकेज ले लो। सर्विस पैकेज लोगे तो आपको लगभग 8 से 9 हज़ार पर सर्विस के आसपास कॉस्ट पड़ेगी। आई थिंक 1 लीटर ऑटोमेटिक की इसकी जो है वो 1.5 DSG से 4th ईयर की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा भी है, क्योंकि इसमें गियर ऑयल चेंज होता है, DSG में नहीं होता। तो अब इसमें क्या है कि आपकी नॉर्मल सर्विस जो है वो 8.5-9 हज़ार के आसपास से लेके लगभग 15-17 हज़ार भी जा सकती है, अगर आप जो है विदाउट सर्विस पैकेज करा रहे हो। जैसे लास्ट टाइम इसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए ऑन पेपर आई थी, और वही चीज जैसे मैंने आपको बैटरी का दिखाया कि बात करी तो उन्होंने जो है वो उसको 13,000 का कर दिया। अभी जो 4th ईयर की सर्विस है, विच इज 60,000 किलोमीटर, वो लगभग इसकी 25 से 30 हज़ार रुपए की है। तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से पैन आउट होता है। अगर आप ओवरऑल वैसे देखा जाए तो इसमें टायर्स चेंज हुए हैं, बैटरी चेंज हुई है, टायर्स वही लगभग 8,000 रुपए पर टायर के आसपास जो है वो खर्चा आएगा आपका, लगभग 6,500 से 8,000। तो इश्यूज में जो है सबसे पहली चीज अगर मैं वही बोलूंगा कि इसमें नॉइज वगैरह गाड़ी से चारों तरफ की है ना, चाहे सस्पेंशन नॉइज हो, चाहे रैटलिंग नॉइज हो, चाहे वही प्लास्टिक्स वगैरह की जो है नॉइज हो, चाहे जो इसका हैंड ब्रेक है उसकी जो टिप की नॉइज हो रैटलिंग वगैरह की, वो चीज बढ़ गई है। और उसके अलावा ऐसा बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा इशू नहीं आया। इशू आ सकता है, वो कब आ सकता है, जब अगर आप इसको लॉन्ग ट्रिप पे कहीं ले जा रहे हो और किसी टेढ़े मेढ़े फ्यूल पंप से आपने पेट्रोल पंप से इसमें पेट्रोल डलवा लिया। इसमें हमेशा जो है वो प्रीमियम पेट्रोल डलवाना। इनफैक्ट अगर आप ये भी चीज देखना कि वो जो पेट्रोल पंप है वो भी कोई कोको पेट्रोल पंप हो या फिर जो है वो XP100 या फिर उस तरीके का कॉम्बिनेशन, XP95 का कॉम्बिनेशन टाइप का आप डलवा सकते हो। और पेट्रोल पंप की आपको जगह भी देखनी है, अच्छे शहर के बढ़िया जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहीं से आप पेट्रोल डलवाओ, क्योंकि आजकल जो कंटामिनेशन चल रही है ना, ये इंजन तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं झेल पाएगा उसको। तो इसमें आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी मतलब टेंशन होगी। तो ये वही गाड़ी है कि अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हो, प्यार से रख सकते हो, जो भी जो है वो सर्विस कॉस्ट जिस तरीके से भी आए आप उसको वो कर सकते हो। और बाहर से ऑब्वियसली आपको सर्विस वगैरह ये सब चीजें नहीं करवानी है। ये सब अगर आप कर सकते हो तो आप लो, आपको चलाने में जो मजा आएगा वो बहुत ही रेयर है, स्पेशली ऑन द हाईवेज। एक और चीज जो इसके जो है वो एक तरीके से मेंटेनेंस वगैरह में देखनी है, विच इज कि इन गाड़ियों में
एक्चुअल में होता क्या है, बहुत ही वियर्ड चीज़ है कि इनका जो इंजन ऑयल है ना, वो थोड़ा हल्का-हल्का कम होता रहता है। लेकिन अभी क्या सीन है इस पर्टिकुलर यूनिट में कि इसका 10,000 किलोमीटर इंजन ऑयल चल गया है ये वाला, और उतना कम नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कम क्या हो रहा है? कम इसमें हो रहा है कूलेंट। चेक करवाया तो वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा देख के तो पता नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कूलेंट ऐसा होता है। और जो है आप एक अलग से कूलेंट की बॉटल ले जाइए, जब भी कम हो तो उसको डाल लिया करिए, व्हिच इज़ वियर्ड। तो आई डोंट नो कि दूसरे की गाड़ियों में जो है वो इंजन ऑयल कम हो रहा है, इसमें कूलेंट कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कम हो जाता है बेसिकली, वही 6,500 7,000 किलोमीटर के। तो आपको इसमें जो है वो 2 बोतल रख के चलना पड़ेगा, कहीं भी आप बहुत दूर जा रहे हो तो। एक इंजन ऑयल की बोतल रख के चलो और एक कूलेंट की, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप? तो इसमें ये चीज़ है कि हाँ, प्लास्टिक्स चाहे अंदर के हों, चाहे बाहर के हों, ये थोड़ा-सा जो है वो हल्का-सा, मतलब उसकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं है। तेज़ी से जो है अगर आप गाड़ी निकाल दो थोड़े पानी-वानी में से, तो ये सब चीज़ें इसमें चलती हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम आउटरो देखें, सारी चीज़ें कंक्लूड करें, तो यही चीज़ है कि इस गाड़ी को आप जो है वो थोड़ा-सा मतलब अच्छे से देखभाल करके रखना है। उस तरीके से अगर आप रख सकते हो, स्पेशली अगर आपको लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स वगैरह पे जाना है, गाड़ी हाईवेज़ पे, एक्सप्रेसवेज़ पे एन्जॉय करनी है। एज़ अ ड्राइवर, एज़ अ को-ड्राइवर कह लीजिए, आगे के 2 लोग, तो बहुत बढ़िया है। मतलब इससे ऊपर जो है वो हैंडलिंग में 25 लाख के आस-पास जो है कुछ नहीं है, ठीक है? वो मेन आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छी बात ये है कि इसमें प्रैक्टिकलिटी भी आ जाती है, पीछे वाली सीटें फ़ोल्ड हो जाती हैं, ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो अच्छा है गाड़ी का, बूट स्पेस बहुत ज़बरदस्त है, 4 लोगों के साथ आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा लगती नहीं है नीचे से। और बाकी चीज़ें वही चीज़ कि आपको पहले से ही जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी लेके चल ली आपने, पहले से ही आपने सर्विस पैकेज ले लिया, ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही लेके रख ली, तो आपकी जो है वो फिर भी इसकी जो ओवरऑल खामियाँ भी हैं, वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मतलब कह लीजिए कि मैकेनिकल फेलियर हो रहा है गाड़ी में, उस तरीके का कुछ नहीं है। गाड़ी जो है वो पहले बनी थी जर्मन रोड्स पे चलने के लिए, लेकिन अब इंडियन रोड्स भी जो हैं, जो मैक्सिमम ठीक हो गई हैं, उसमें ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बहुत बड़े-बड़े गड्ढे में कुदाने के लिए ऑब्वियसली नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।